सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी कक्षा में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। आज हम पाठ 7 हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता पाठ, जिसके रचनाकार सुमंगल सिंह सुमन जी हैं, इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य को समझेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। यदि आप लोग पठन सामग्री के सहित उपस्थित नहीं हैं तो वीडियो को रोकना है, पठन सामग्री लाना है और अध्ययन में शामिल होना है। सबसे पहले अभ्यास कार्य में आज हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को समझेंगे और समझकर इनके उत्तर नोटबुक में लिखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, ग, घ और अंगा, ये 5 प्रश्न यहां पर दिए हुए हैं। इन 5 प्रश्नों में क, ख, ग ये प्रश्न और उत्तर हिंदी नोटबुक में लिखना है। घ ये पद्यांश से प्रश्न दिए गए हैं, तो पद्यांश को पढ़कर समझकर इन प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न एवं इनके उत्तर हिंदी नोटबुक में लिखना है। अंगा नंबर में दिया हुआ है, निम्नलिखित कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो अंगा नंबर को नहीं करना है, इसे आप कट लगा दीजिए और इसे नहीं करना है। आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में क, ख, ग और घ हिंदी नोटबुक 1 में, हिंदी नोटबुक में करना है। हिंदी नोटबुक 1 ज़्यादातर लोगों के भर गई होगी, हो सकता है सबकी नोटबुक भर गई हो, तो हिंदी नोटबुक 2 का प्रयोग करेंगे। का नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सोने का पिंजरा किसका प्रतीक है? सोने का पिंजरा किसका है बताइए। पक्षी वहां हर तरह की सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी क्यों नहीं रहना चाहते हैं? तो ये प्रश्न है कि सोने का पिंजरा किसका प्रतीक है। उत्तर, सोने का पिंजरा परतंत्रता का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है। अब इसमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी पक्षी नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि आज़ादी का मजा ही कुछ और होता है, आज़ादी का आनंद ही कुछ और होता है। आज़ाद होकर हम अपने मन के अनुसार अनुशासन में रहकर, आज़ाद होने का मतलब ये नहीं है कि हम अनुशासन को भूल जाएं। आज़ाद होने का मतलब ये है कि अनुशासन में रहकर नियमों का पालन करते हुए हम स्वच्छंद रूप से अपने मन के कार्यों को, अपने मर्जी के कार्यों को कर सकते हैं। और यहां पर पक्षी को सोने के पिंजरे में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, फिर भी वो नहीं रहना चाहता है। तो उसका कारण यही है कि पंछी के माध्यम से पाठ में हमें स्वतंत्रता के महत्व को बताया गया है, तो जिससे पंछी ये कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं, विभिन्न प्रकार के पकवान हमें सोने के पिंजरे के अंदर मिल रहे हैं, परंतु वो हमारी
उड़ान में बाधक हैं, हमारी स्वच्छंदता में बाधक हैं, इसलिए पंछी वहाँ नहीं रहना चाहते हैं। अपने शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में विस्तृत रूप में लिखिए। मेरे द्वारा यहाँ पर जो भी आपको उत्तर बताया जा रहा है वो एक मॉडल उत्तर की तरह है। आप लोग प्रश्नों को ध्यान से, प्रश्न एवं उनके उत्तर को ध्यान से समझकर और अपने शब्दों में विस्तृत रूप में लिखें। अगला प्रश्न है, पंछी नीले गगन की सीमा क्यों छूना चाहते हैं? पंछी नीले गगन की सीमा को क्यों छूना चाहते हैं? तो पंछी नीले गगन की सीमा को छूना चाहते हैं क्योंकि वे स्वतंत्र रहकर उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं। वो स्वतंत्र रहकर खुले आसमान में दूर दूर तक उड़ना चाहते हैं और अपनी चोंच से अनार के दाने खाना चाहते हैं। पंछी पिंजरे में बंद है, वहां पिंजरे में बंद होकर के वह नीले गगन की सीमा को छूना चाहते हैं, क्षितिज तक पहुंचना चाहते हैं, यानी स्वच्छंद उड़ान को उड़ना चाहते हैं और आसमान में बिखरे हुए तारों को अनार के दानों की भांति खाना चाहते हैं। ग नंबर प्रश्न है, कविता में वर्णित जीवन मूल्य स्पष्ट कीजिए। कविता में जिस जीवन के मूल्य का वर्णन किया गया है उसको हमें स्पष्ट करके बताना है। तो जिस प्रकार सोने के पंछी स्वादिष्ट भोजन मिलने पर भी उसमें नहीं रहना चाहते हैं या रहते हुए प्रसन्न नहीं हैं, उसी प्रकार इंसान गुलामी में सुखी नहीं रह पाता है। परतंत्र होकर कोई भी मनुष्य सुख को नहीं प्राप्त करता है। पंछी उन्मुक्त आकाश में उड़ने के लिए विकल हैं, व्याकुल हैं, इसीलिए वह मानव से उसे गुलाम ना बनाने की प्रार्थना करते हैं। कौन? पंछी। वहां आजादी का मूल्य, आजादी के महत्व को बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे द्वारा का से गा तक आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर, मॉडल उत्तर बताया गया। अब आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में विस्तृत रूप में स्वयं लिखेंगे। अब हम अगले क्रम पद्यांश पर आधारित प्रश्नों की ओर चलेंगे। दिए गए प्रश्न है, घ नंबर प्रश्न है, दिए गए पद्यांश को कविता में से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी से लेकर के विघ्न विघ्न ना डालें तक। और यहां पर कासे, यहां पर 1 2 3 1 2 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पद्यांश को पढ़ना है, समझना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। पद्यांश एक बार फिर से पढ़ लें, समझ लें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पंछी कह रहे हैं, कवि के अनुसार पंछी कह रहे हैं कि हम उड़ने के लिए इतना बेचैन हैं, इतना व्याकुल हैं कि हम अपने पंखों और इस क्षितिज के बीच में एक प्रतियोगिता रखना चाहते हैं और उस प्रतियोगिता में या तो हमें क्षितिज मिल जाता और या हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी कहता है कि नीड़ न दो चाहे टहनी का,
कह रहे हैं हमें पेड़ की शाखाओं पर घोंसला ना बनाने दो, उस पे हमें आश्रय ना बनाने दो, वहां पर बने हमारे आश्रय को छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन यदि हमें पंख मिले हैं, यदि हमें पंख दिए गए हैं, तो हमारी आकुल उड़ान में, जो हम उड़ान के लिए बेचैन हैं, उसमें विघ्न ना डालो। उड़ान की व्याकुलता को, उड़ान की आकुलता में विघ्न ना डालो, बाधा ना डालो, हमें उड़ने दो। तो इस प्रकार से ये पद्यांश हैं। इन दोनों पद्यांशों के माध्यम से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कविता की इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, पंछी उड़ने के लिए इतने बेचैन हैं कि वह मनुष्य से एक प्रकार का संकल्प ले रहे हैं, मनुष्य को एक प्रकार का वादा दे रहे हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, मतलब हम पिंजरे में बंद होकर के उड़ने के लिए इतना ज्यादा बेचैन है कि यदि हमें पिंजरे से बाहर निकाला जाएगा तो हम आसमान में क्षितिज तक उड़कर जाएंगे, और या तो उस उड़ान में वो क्षितिज को हम प्राप्त कर लेंगे, और या तो क्षितिज प्राप्त करने की अभिलाषा में हम अपने प्राणों का बलिदान कर देंगे, परंतु हम परतंत्र होकर इस पिंजरे के अंदर नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य करने के लिए चाहे व्यक्ति हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए वो हर प्रकार के स्थितियों को पार कर जाने के लिए तैयार रहता है, सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर हो जाता है। तो यहाँ पर पंछी भी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करना चाहते हैं, ताकि वह स्वतंत्र होकर, इसलिए ताकि वह स्वतंत्र होकर खुले आसमान में स्वच्छंद रूप से उड़ सकें। अगला प्रश्न है, पंछी मनुष्य से क्या प्रार्थना कर रहा है? तो पंछी मनुष्य से क्या प्रार्थना कर रहा है? नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी मनुष्य से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हमें पेड़ की डालियों में आश्रय ना बनाने दो, घोंसला ना बनाने दो, परंतु यदि हमें पेड़ की डालियों में रहने के लिए नहीं मिलेगा, हमें वहां आवास नहीं मिलेगा, वहां हमें आश्रय नहीं मिलेगा, तो हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे पास पंख हैं और हम हर समय उड़ते रहेंगे। इसीलिए कह रहा है कि हमें आश्रय मत दीजिए, हमें नीड़ मत दीजिए, टहनी पर नीड़ मत बनाने दीजिए, लेकिन पंख हैं हमें, पंख मिले हैं हमें, तो फिर हमारी उड़ान में बाधक मत बनिए। तो मनुष्य से यह प्रार्थना कर रहा है। अगला प्रश्न है, यह कविता हमें किस बात के लिए प्रेरित करती है? यह कविता हमें किस बात के लिए प्रेरित करती है? यह कविता हमें स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित करती है, परतंत्रता में जीवन व्यतीत नहीं करने की प्रेरणा देती है, और साथ में किसी को बंधक बनाने के भी विरुद्ध है। आप किसी पंछी को आप पिंजरे में बंद करके यदि प्रसन्न होते हैं तो आप गलत करते हैं। पंछी खुश होता है जब उसे स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से खुले आसमान में उड़ने को मिलता है। हाँ, पंछी के प्रति आपका स्नेह है, पंछी से आप प्रेम रखते हैं, उसके आने से खुश होते हैं, उसे देख के खुश होते हैं, तो पंछी के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कर दीजिए। प्रतिदिन पंछी आपके पास आएंगे और आप उनसे मिलकर खुश होंगे, पंछी आपसे मिलकर खुश होंगे। तो ये आप कर सकते हैं। तो कविता से हमें स्वतंत्रता के महत्व को समझने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर मेरा यहाँ पर आपको बताया गया, समझाया गया। जो मॉडल उत्तर की तरह थे, आप लोग अपने शब्दों पर
अपने शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अगले क्रम में हम लोग भाषाबोध की ओर चलते हैं। भाषाबोध में प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों का श्रुत लेखन कीजिए। तो इस 5वें प्रश्न को नहीं करना है, कट का निशान लगा दीजिए, 5वां प्रश्न मत करिएगा। हाँ, 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कनक, पुलकित, पंछी, तरु, विघ्न। का से अंगा तक ये शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों के आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है, 3-3 पर्यायवाची शब्द। तो कनक शब्द का पर्यायवाची शब्द है सोना, हेम, कंचन। सोना, हेम, कंचन। इसी प्रकार पुलकित शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द हैं, आनंदित, हर्षित और उल्लासित। आनंदित, हर्षित और उल्लासित। पंछी शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द हैं, पक्षी, विहग। खग, पक्षी, विहग। इसी प्रकार तरु शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द हैं, वृक्ष, विटप, पेड़। वृक्ष, विटप, पेड़। विघ्न शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द हैं, बाधा, मुश्किल, परेशानी। बाधा, मुश्किल, परेशानी। ठीक है, कनक, पुलकित, पंछी, तरु और विघ्न शब्दों के 3-3 पर्यायवाची हिंदी नोटबुक में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। का नंबर और खाना। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। और दूसरा है, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। तो का नंबर पंक्तियां हैं, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। तो प्रस्तुत काव्यांश की पंक्तियों का आशय यह है कि पंछी पिंजरे में कैद रहकर सोने की कटोरी में स्वादिष्ट व्यंजन खाने से आजाद रहकर कड़वे फल खाने को अच्छा मानते हैं। कहने का मतलब कि हमें बंधन में रख करके, हमें परतंत्र बना करके पकवान खिलाए जाएं तो वो हमें पसंद नहीं है, जितना कि हम स्वतंत्र रहकर रूखा सूखा खाने में हमें आनंद मिलेगा। तो इन पंक्तियों का आशय यह है। अगली पंक्तियां हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो उड़ान में विघ्न न डालो। प्रस्तुत काव्यांश का आशय यह है कि पंछी के पास पंख हैं, जिनकी सहायता से वह स्वच्छंद रूप से सब जगह उड़कर प्रसन्न होता है। तो उसे पिंजरे में बंद करके उसकी स्वतंत्र उड़ान में, उसकी प्रसन्नता में बाधा। ठीक, अब पढ़िए और समझिए शीर्षक के अंतर्गत व्याकरण को समझेंगे। पढ़िए और समझिए शीर्षक के अंतर्गत यहां पर हमें द्वंद्व समास के विषय में बताया गया है। तो समास क्या होता है? समास दो शब्दों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब यहां पर जो समास दिया है उसके लिए बताया गया है कि जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, उनका सामासिक विग्रह करने पर और, या, तथा, अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग होता है। तो द्वंद्व का अर्थ है दो या दो से अधिक वस्तुओं का युग्म अर्थात जोड़ा। तो द्वंद्व का मतलब दो या दो से अधिक वस्तुओं का जोड़ा। तो यहां पर जो भी समास, ये जो समास दिया हुआ है, द्वंद्व समास दिया हुआ है,
आप लोग समास के विषय में अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में समास शीर्षक पाठ के अंतर्गत विस्तृत रूप में भली प्रकार से पढ़कर समझ सकते हैं। तो व्याकरण के पुस्तक से आप द्वंद्व समास को पढ़िए, समझिए। यहाँ पर जो बताया गया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। द्वंद्व समास का जब सामासिक पद या समस्त पद लिखा होता है तो वहाँ पर दो शब्द होते हैं और उन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। यही द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान है। और जब इसका हम विग्रह करते हैं, विच्छेद करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो वहां पर योजक चिन्ह हट जाता है। वहां और, या, तथा, अथवा जैसे शब्द जुड़ जाते हैं। कारण में दिया हुआ है राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण के बीच में योजक शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये शब्द युग्म है। और इसका जब विग्रह किया गया तो लिखा गया राधा और कृष्ण। चाय कॉफी, अगला सामासिक पद दिया हुआ है चाय कॉफी। इसका जब हमने विग्रह किया तो चाय या कॉफी। तो इस प्रकार इन दोनों सामासिक पदों के बीच में जो योजक चिन्ह लगा था, उस योजक चिन्ह को हटा करके और तथा यह शब्द का प्रयोग करके समास विग्रह किया गया। तो इसी प्रकार से इस समास के सामासिक पदों का, समस्त पदों का आप विग्रह। प्रश्न संख्या 8 में ध्यान दीजिए, दिया हुआ है नीचे दिए गए योजक चिन्ह युक्त शब्दों का सामासिक विग्रह करते हुए योजक शब्दों का सामासिक विग्रह करते हुए योजक शब्दों का प्रयोग करें। ओके, तो अभी देखिए दिया हुआ है पहला शब्द युग्म भूखे प्यासे, दूसरा होड़ा होड़ी, तीसरा छिन्न भिन्न, चौथा हानि लाभ और पांचवा अमीर गरीब। तो भूखे प्यासे समस्त पद का जो विग्रह होगा वो बनेगा भूखे और प्यासे। होड़ा होड़ी, होड़ा और होड़ी। छिन्न भिन्न, छिन्न और भिन्न। हानि लाभ, हानि या लाभ। अमीर गरीब, अमीर या गरीब। ठीक इस प्रकार से इन सामासिक पदों का, समस्त पदों का आप सामासिक विग्रह करेंगे। अगला, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में कि या की का उचित प्रयोग करके वाक्य पूर्ण कीजिए। देखिए, कि और की इनका प्रयोग बहुत ही समझदारी से किया जाता है। जहां पर पूर्णता होती है, जहां पर पूर्णता होती है वहां पर की का प्रयोग होता है, और जहां पर किसी कथन को कहने की चेष्टा होती है वहां पर की का प्रयोग करते हैं। तो अभी जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है सोने कटोरी, अब यहां पर की या की में से किसी एक का प्रयोग करना है, तो क्या होगा? सोने की कटोरी, सोने की कटोरी। का में बड़ी की मात्रा यानी का में ई की मात्रा का प्रयोग करके लिखेंगे। मेरे अरमान थे कि काश मैं उड़ पाती, तो यहां पर कि का प्रयोग होगा। अगला, पेड़ टहनी को तोड़ दो, पेड़ की टहनी को तोड़ दो। घ नंबर, मैंने कहा कि मैं कोई अनुचित कार्य नहीं करूंगा, मैंने कहा कि यहां पर कि शब्द का प्रयोग होगा। अगला, पुस्तक यह कविता बहुत भावपूर्ण है, पुस्तक की यह कविता बहुत भावपूर्ण है, यहां पर की का प्रयोग होगा। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में आप देख सकते हैं का नंबर में की,
खा नंबर में की, गा नंबर में फिर से की, घा नंबर में की, और अंगा नंबर में की शब्द को लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। एक निर्देश है जो प्रायः में कल्पना तथा अनुमान, मूल्य आधारित प्रश्न और रचना एवं अभिव्यक्ति शीर्षक के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तरों को अभी ना तो लिखना है, ना समझना है, ना उनमें कोई बात करनी। तो इन्हें कब करना है? जब हमारे विद्यालय की कक्षाएं संचालित होंगी तो कक्षा में हम इन शीर्षकों के जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर का कक्षा में उत्तर को समझेंगे, लिखेंगे और एक दूसरे के विचारों को सुनेंगे, समझेंगे इत्यादि। इस प्रकार इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।